हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे थियरी के पार्ट्स बताऊंगा। वो थियरी के पार्ट्स आपको ऐसा है कि जिसके थियरी से आप हो सकता है एग्जाम में कुछ थियरी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप बना के लिख सकते हो अपने मन से इस पॉइंट डाल के। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये थियरी पढ़ने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने के चांसेस 100% हो जाता है। मतलब कि जो मेन कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। पूरे वीडियो के एक्सप्लेनेशन एकदम लास्ट तक देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, चाहे थियरी रहे, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहे, सब राइट होंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता है, फिर हम लोग रट्टा मार के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जा सकते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या थियरी क्वेश्चन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बता दो कि स्टूडेंट, इसमें से जितना थियरी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, इसमें से 15 to 20 के आसपास ऑब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे, कंफर्म बनेंगे। और इसी में से थियरी क्वेश्चन भी एक दो आएंगे जिसको आप आराम से लिख लोगे। तो चलो स्टूडेंट, एकदम एक एक चीज, और इस वीडियो को स्टूडेंट इसका कॉपी करके लिंक आप कहीं पे सेव करके रख लेना है। एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लेना एक बार, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एग्जाम देने के बाद आप लोग एक बार आना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो कुछ भी आपको बताया कुछ गलत निकला क्या। बिल्कुल नहीं निकलेगा स्टूडेंट, क्योंकि अराउंड 8 ईयर्स से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, टीवाई वालों को, और मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है और 100% राइट होता है। मैं ये नहीं बोला कि यही हो जाएगा पूरा, बट होने के चांसेस 100% है। काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट। और आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा वीडियो पहले देख लो, जिससे पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन देख लो। बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको और भी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी फाइनल अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट थियरी देखते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपको। कंपनी फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। बोलता है जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स होता है उसके अंदर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है और बैलेंस शीट होता है। तो इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कंपनी फाइनल अकाउंट कंसिस्ट डैश। तो कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर कंसिस्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रू फॉल्स कैसे बन सकता है? कंपनी फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ओनली बैलेंस शीट, ठीक है, ओनली बैलेंस शीट दे देगा, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आपको ट्रू कैसे बन सकता है? कंपनी फाइनल अकाउंट कंसिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ट्रू हो जाएगा। तो देखो एक कॉन्सेप्ट से कैसे चार टाइप्स के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो मेन एकदम कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको 100% काम करेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी नहीं किए हो तो। नेक्स्ट यहां पर है फाइनल अकाउंट्स हैव टू बी प्रिपेयर वर्टिकल फॉर्मेट ओनली। बोलता है फाइनल अकाउंट्स को सिर्फ हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। आपको भी पता रहेगा स्टूडेंट कि फाइनल अकाउंट्स को वर्टिकल फॉर्मेट में ही हम लोग बनाते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर इन हॉरिजेंटल फॉर्म, फॉल्स हो जाएगा। आपको बोल देगा फिलिंग द ब्लैंक्स में फाइनल अकाउंट हैव टू बी प्रिपेयर डैश फॉर्म, तो क्या आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन? वर्टिकल फॉर्म हो जाएगा। आपको दे देगा यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर इन वर्टिकल फॉर्म, तो ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव इस कॉन्सेप्ट में से बनेंगे। देयर इज ए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है कि इसके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के, एकदम राइट है। तो आपको दे सकता है यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एट द सर्टेन रेट, ओरिजिनल कॉस्ट और डब्ल्यूडीबी ऑफ द एसेट्स। बोलता है कि जो हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ मैं। लिखा है कि जो डेप्रिसिएशन रहता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर्टन जो भी रेट रहता है ओरिजिनल कॉस्ट का या डब्ल्यूडीबी का। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। क्या होता है कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, चाहे वो ओरिजिनल कॉस्ट हो चाहे डब्ल्यूडीबी, वो अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसको ओरिजिनल कॉस्ट में से डिडक्ट करते हैं। ऐसा इसका प्रोसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर and the amount actually paid for the year. The difference between two consideration
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, समझा आपको? इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे पूरे साल भर का 1000 इंटरेस्ट हुआ और हम लोगों ने 500 पेड किया, तो 1000 में से 500 माइनस करने के बाद 500 हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का हो गया यहाँ पर, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो गया, तो शो होता है अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज। इसमें ऑब्जेक्टिव आता ही आता है स्टूडेंट, आपको दिया रहेगा इंटरेस्ट अक्रूड कहाँ पे शो होगा डिबेंचर का, तो कहाँ पे आता है, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है, तो भी कहाँ पे शो होगा, अदर करंट लायबिलिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो दोनों चीज कहां पे से होता है, अंडर दी अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट यहां पे दिया है टैक्स डिडक्टेड सोर्स। टैक्स डिडक्टेड सोर्स मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टीडीएस। टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स इट शो इन द बैलेंस शीट ऑफ करंट लायबिलिटीज। क्या दिया यहाँ पे, टैक्स डिडक्टेड जो सोर्स है शो होता है बैलेंस शीट में, कहां पे, करंट लायबिलिटीज में। तो आपको भी पता है कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स रहेगा, उसको हम लोग शो कहाँ पे करेंगे, करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स शो डैश, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। आपको आ जाएगा टैक्स डिडक्टेड सोर्स इज शो करंट लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ट्रू है। या आपको टैक्स डिडक्टेड सोर्स शो इन अदर लायबिलिटीज, फॉल्स हो जाएगा इससे। एडवांस टैक्स फॉर द करंट ईयर सो अंडर द हेड ऑफ लोन्स इन एडवांसेस। याद रखना है एडवांस टैक्स जो होता है वो हम लोग करंट ईयर का एडवांस टैक्स को हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस हेड के अंदर शो करते हैं। किसके अंदर शो करते हैं स्टूडेंट, लोन्स एंड एडवांसेस। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एडवांस टैक्स शो कौन से हेड के अंदर शो होता है, तो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर शो होता है। आगे लिखा है यहाँ पर डिविडेंड प्रपोज्ड, जो डिविडेंड प्रपोज रहता है वो कहाँ पे होता है, इट इज द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड। इट इज द, जो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड होता है ये क्या होता है, ये वो होता है डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड। कौन, बोर्ड जो रिकमेंड करता है। तो आपको आ सकता है प्रपोज डिविडेंड इज डैश, तो रिकमेंडेड बाय बोर्ड होता है, तो क्या होता है, रिकमेंडेड बाय बोर्ड होता है। इट्स सो अंडर द हेड ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ नोट्स। आपको दे देगा कि प्रपोज्ड डिविडेंड है उसको कहां पर शो करते हैं हम लोग, तो प्रपोज्ड डिविडेंड कहां पे आता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आएगा। आगे लिखा है इंटेरियम डिविडेंड। इंटेरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। क्या लिखा है यहाँ पर, इंटेरियम डिविडेंड क्या होता है, इंटेरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। इसको हम लोग डिडक्ट करते हैं, कहाँ से डिडक्ट करते हैं स्टूडेंट, प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हैं। यदि इंटेरियम डिविडेंड हम लोगों ने पेमेंट किया तो उसको डिडक्ट करना पड़ता है, कहाँ से, प्रॉफिट में से। तो आपको आ जाएगा इंटेरियम डिविडेंड को क्या करते हैं हम लोग, डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में से, या ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। क्या इंटेरियम डिविडेंड को हम लोग डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से, तो ट्रू हो जाएगा। आगे लिखा है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज ए टैक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बोलता है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है ना वो ऐसा टैक्स होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर में। नेक्स्ट यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है स्टूडेंट, कॉल्स इन एरियर्स इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। जो कॉल्स इन एरियर्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, किस में से डिडक्ट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल से। जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल रहता है, जो पैसा मांग के लिए रहते हैं, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं। forfeited shares, the balance on these accounts appear in the trial balance added paid up share capital। forfeited shares क्या होता है स्टूडेंट, forfeited shares वो शेयर्स होता है, forfeited shares मीन्स होता है द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, ऐसे बैलेंस ऑफ अकाउंट्स जो अपीयर होते हैं ट्रायल बैलेंस में, एडेड टू पेड अप शेयर्स, पेड अप कैपिटल में इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर इट शुड बी शो अदर करंट असेट्स। तो आपको आ सकता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर कहाँ पे शो होगा, तो अदर करंट असेट्स के अंदर शो होता है।
इंटरेस्ट और सिंगिंग फंड, इट शुड बी एडेड टू सिंगिंग फंड। इंटरेस्ट जो रहता है सिंगिंग फंड का, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं किसके अंदर, सिंगिंग फंड के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंटीजेंट लाइबिलिटीज, दिस लाइबिलिटीज शुड बी शो ऑन फुट नोट्स ऑफ बैलेंस शीट। ये लाइबिलिटीज जो रहता है शो होता है फुट नोट में, कंपनी के जो फुट नोट्स होता है उसके अंदर। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज द डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट। जो मार्केट वैल्यू रहता है इन्वेस्टमेंट का, वो हम लोग को कहाँ पे शो करना पड़ता है, बैलेंस शीट के अंदर शो करना पड़ता है। फुल्ली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पॉइंट है स्टूडेंट, इसके बेस पे तो ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। 100% काम करेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आप राइट करके आओगे। यदि पूरा का पूरा आप अच्छे से कर लिया, एक्सप्लेनेशन आप समझ गए तो पूरा एक्सप्लेनेशन समझ जाओ, कहीं पर भी एक भी पॉइंट मिस मत करो। यहाँ पर आगे यहाँ पे लिखा है कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज हमारा कहाँ पे आता है, लाइबिलिटीज शो द फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट के फुट नोट में शो होता है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आता है, मैंने बता दिया। डिस्प्यूट टैक्स लाइबिलिटीज क्या होता है, एनी डिस्प्यूट टैक्स लाइबिलिटीज विच नो प्रोविजंस मेड शुड बी शो एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटीज। कोई डिस्प्यूट टैक्स लाइबिलिटीज रहेगा, वो जो तक यदि हमने कोई प्रोविजंस नहीं किया है तो शो होगा कहाँ पे, कंटीजेंट लाइबिलिटीज में। आगे लिखा ब्रेकअप पेमेंट टू ऑडिटर, ब्रेक पेमेंट ऑडिटर इज अ कैपेसिटी एज अ ऑडिटर्स एंड एनी अदर कैपेसिटी शुड बी गिवन। ब्रेकअप पेमेंट क्या होता है, ऑडिटर्स को जो कैपेसिटी रहता है या अदर कोई कैपेसिटी जो रहता है गिवन, उसके हिसाब से रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम फ्री रिजर्व। जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, लॉस होता है, उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस करके देते हैं। कैरेज ऑन एनी फिक्स एसेट्स शुड बी एडेड इन कंसर्न एसेट्स। यदि कोई कैरेज रहेगा, मतलब आपने भाड़ा भरा कोई असेट्स खरीद के लाने का, तो कंसर्न असेट्स के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट जो रहता है इन्वेस्टमेंट का, वो कैलकुलेट होता है किसके बेस पे होता है, फेस वैल्यू के बेस पे होता है। याद रखना है स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, कोई भी रहे, उसको हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। नेक्स्ट कॉल्स इन एरियज शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। बोलता है कॉल्स इन एरियज जो रहता है उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं किस में से, कॉल्ड अप कैपिटल से। आगे लिखा है यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर शुड बी एडेड टू पेड अप कैपिटल। जो फॉरफिटेड शेयर्स रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, किसके अंदर ऐड कर देते हैं, पेड अप कैपिटल के अंदर। लिखा कॉल्स इन एडवांस शुड बी शो सेपरेटली अंडर द हेड ऑफ, किसके अंदर आता है, कॉल्स इन एडवांस शुड बी शो सेपरेटली अंडर द हेड ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव तो इतना करके जाओ 100% राइट होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और थियरी में आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने के काम आ सकते हैं, पूरा यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्टूडेंट। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका और इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो इसके, इस चैप्टर के 100% आपके ऑब्जेक्टिव राइट होंगे इस चैप्टर के पर्टिकुलर। अभी यहाँ पे देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम राइट ऑफ accumulated losses out of sacrifice different claim। बोलता है जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम रहता है ना, इसके अंदर हम लोग राइट अप करते हैं। क्या राइट अप करते हैं, जो भी अक्यूमुलेटेड लॉस होता है आउट ऑफ सेक्रीफाइड डिफरेंट क्लेम, जो सेक्रीफाई करते हैं अलग अलग क्लेम, ठीक है, इसके बेस पे इसको हम लोग राइट अप करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से दो एस्पेक्ट होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, अल्टरेशन ऑफ शेयर्स होता है और कैपिटल रिडक्शन होता है।
अल्टरेशन ऑफ शेयर्स होता है और कैपिटल रिडक्शन होता है। तो याद रखना 2 अल्टरेशन होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। तो पूछ सकता है कि वो जो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज द एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ट्रू हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन इज ए एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ट्रू हो जाएगा। आपको ये सब घुमा के आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या क्या शो होता है, तो क्रेडिट साइड में शो होता है सेक्रीफाई बाय द शेयर होल्डर ने जो सेक्रीफाई किया, डिबेंचर होल्डर ने, क्रेडिटर ने जो कुछ भी सेक्रीफाई किया, ये सब आइटम कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आता है। तो आपको पूछ सकता है कि यदि शेयर होल्डर ने सेक्रीफाई किया तो कहाँ पर आएगा, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यदि डिबेंचर होल्डर ने सेक्रीफाई किया तो भी कहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर डेबिट साइड में क्या आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट, जो भी यूटिलाइज करते हैं हम लोग अमाउंट टू राइट अप डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो रहता है, फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, गुडविल हो गया, और फिक्स एसेट्स यदि रिड्यूस हुआ है, करंट एसेट्स रिड्यूस हुआ, राइट अप हुआ, ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू लाइबिलिटीज को आएगा। तो ये सब अमाउंट कहाँ पे आता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना सीखा रहेगा तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखा था। आगे आएगा क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट, जो क्रेडिट बैलेंस बच जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का, तो उसको हम लोग को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। आगे लिखा है एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स। एरियस मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसे डिविडेंड जो हम लोगों ने पेड नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। तो एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इट इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। से क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है। एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी से इट सेटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स। ठीक है, यदि हम लोगों ने इसको पेमेंट किया तो ही एंट्री पास करना पड़ता है, सेटल करते तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स में जाता है। शुड बी डेबिटेड एंड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है, इसको पेड किया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। नेक्स्ट यहां पर है फिक्टिशियस एसेट्स। दिस आर द इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको कैश में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब वो एसेट्स होता है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल प्राइमरी एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गए, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया। इट शुड बी राइट ऑफ इवेंट इफ देयर इज ए नो इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में यदि आपको नहीं भी लिखा रहता है तो भी इसको कैंसिल करना ही पड़ता है। आगे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, इट इज द लॉस ड्यू टू इट शुड बी राइट अप देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन प्रॉब्लम। यदि डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का तो उसको राइट अप करना ही पड़ता है, भले से आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहे सब में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शुड बी प्रिपेयर इवन देयर इज ए नो इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉब्लम। यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो भी बना देने का, यदि सब में आपको नहीं दिया रहेगा तो भी प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट हम लोग का है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या बोलता है, बायबैक ऑफ शेयर्स इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है जो बायबैक ऑफ शेयर्स है प्रोसेस है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन करने का, विच अलाउ अ कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर विच आर इशूड बाई अर्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, प्रोसेस करती है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का, विच अलाउड बाई कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर विच आर इशू अर्लियर। जो हम लोग शेयर पहले इशू किए रहते हैं उसको कंपनी खुद का शेयर खुद खरीदती है, उसको हम लोग बाय बैक बोलते हैं। एक कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व से बाय बैक कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से बाय बैक कर सकती है, एंड प्रोसीड फॉर अर्लियर इशू ऑफ द शेयर। कंपनी बाय बैक करने के ऑप्शन क्या रहता है कंपनी के पास, फ्री रिजर्व से बाय बैक कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से बाय बैक कर सकती है और फ्रेश इशू के थ्रू भी बाय बैक करती है। नेक्स्ट यहाँ पे इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशू फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स। याद रखना कंपनी इक्विटी शेयर्स को ही बाय बैक कर रही है, वापस से नया इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकती है। वो प्रेफरेंस शेयर्स तो कर सकती है लेकिन इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। फ्री रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर फ्री फॉर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बोलता है फ्री रिजर्व मतलब वो रिजर्व होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं डिविडेंड बांटने के लिए। इट इंक्लूड बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आता है। प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू, इट इज द यूटिलाइज प्रोसीड फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल बॉन्ड हो गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन हो गया, इस सब के लिए बोलते हैं प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू। इट यूटिलाइज, हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके अंदर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, एग्जाम्पल बॉन्ड हो गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है। आगे यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम बाईबैक अमाउंट कितना था, लिस्ट ऑफ, ये तीनों में से जो सबसे कम रहेगा वो अमाउंट हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। 25% ओन फंड का लेने का, ओन फंड डेप्ट इक्विटी रेशियो होना चाहिए 2:1, तो 2 डेप्ट, इसका मैं अलग से फॉर्मेट आपको प्रैक्टिकल सम के अंदर बताया हूँ। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फेस वैल्यू पर शेयर्स इंटू ऑफर प्राइस के हिसाब से निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को नहीं मिलता है। ऑफर प्राइस क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक को डिवाइड करने का मैक्सिमम पॉसिबल शेयर्स ऑफ बायबैक से, तो ऑफ बायबैक प्राइस मिल जाएगा। बायबैक प्राइस निकालने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक को डिवाइड करने का बायबैक, जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आपने कैलकुलेट किया, तो मैक्सिमम 25% नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री तो आपको पता ही है, बायबैक करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, प्रीमियम दिए तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्रिएशन ऑफ सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो यदि हमने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी यूज करेंगे उसे डेबिट करना पड़ता है, सीआरआर को क्रेडिट करना पड़ता है। सेटलमेंट क्लेम सेटल करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एडजस्टेड प्रीमियम ऑन बायबैक, जो भी प्रीमियम रहता है बायबैक का उसको राइट अप करना रहता है, एडजस्ट करना होता है, तो उसके लिए यदि हमने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया तो उसे डेबिट कर देने का, प्रीमियम ऑन बायबैक को क्रेडिट कर देने का। बायबैक डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप एंड फ्री कैपिटल रिजर्व का, कंपनी 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकती है पेड अप और फ्री रिजर्व का। एक चैप्टर स्टूडेंट आपका है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट आर असेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो आपका असेट्स जिसमें आपको इनकम अर्न करने के लिए रहते हो, जैसे यहाँ पर डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट, इट इज द रेडली रियलाइजेबल इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, जो रेडी रहता है, जिसको हम लोग बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज द इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग रेडी रहता है, कभी भी रियलाइज कर सकते हैं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अदर एसेट जो करंट एसेट्स नहीं है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड परचेज प्राइस प्लस एक्विजिशन चार्जेस। इन्वेस्टमेंट के अंदर परचेज प्राइस होता है प्लस एक्विजिशन होता है, जैसे ब्रोकरेज देना, ये सब चीज़ें देना इसके अंदर आता है। ब्रोकरेज, इट इज द कैलकुलेटेड परचेस और सेल्स प्राइस। जो ब्रोकरेज रहता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, परचेस और सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द कम इंटरेस्ट प्राइस। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि ब्रोकरेज जो रहता है, ब्रोकरेज इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कौन से प्राइस पे, परचेस प्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम इंटरेस्ट प्राइस बोलते हैं। आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से प्रिपेयर ईच टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। जब भी आप सेल्स करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। सेल्स प्राइस लिखते हैं हम लोग, उसमें से लेस करते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट माइनस करते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्या होता है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। यदि आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट रहेगा तो उसको फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज ए लॉन्ग टर्म वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। यदि हमने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो उसको कॉस्ट के ऊपर वैल्यूएशन करेंगे। सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट,
इट नॉट इंटर इन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। यदि हम लोगों ने कोई राइट्स बेचा, कुछ हम लोगों ने ऐसा सोल्ड कर रहे हैं, तो उसका कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। सी द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। लास्ट चैप्टर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट का, तो इथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इथिक्स आर मोरल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू होता है। इथिक्स का मतलब होता है मोरल, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल होता है। इथिक्स, इथिकल बिहेवियर डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, प्रॉपर फ्रॉम इम्प्रॉपर, करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट। इथिकल बिहेवियर का मतलब होता है डिफरेंस बताता है किसके बीच में, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है, करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। नेक्स्ट, देयर इज अ लिंक बिटवीन लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इथिक्स। बोलता जो लिंक रहता है बिटवीन में, लॉ के हिसाब से आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के हिसाब से आप जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर रहे हो, ये सब ही इथिक्स है। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कंपनी हैव एलोकेटेड 2% ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी कितना 2% देती है किसके लिए, नेट प्रॉफिट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अनइथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स आर फ्रूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, डिस्क्लोज द वैल्यूएशन, वायलेशन ऑफ पेनल्टी। बोलता है कि अनइथिकली इम्प्लीकेशन करते हैं हम लोग, या कोई अकाउंट्स को फ्रूडलेंट करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, गलत दिखाते हैं, ये डिस्क्लोजर रहता है, वायलेशन ऑफ पेनल्टी भी इसके ऊपर लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग इंक्लूड एरिया आइडेंटिफिकेशन, पर्पज, स्टैंडर्ड, स्टडी ग्रुप, डेलिब्रेशन, और यहाँ पे सर्कुलेटिंग मीटिंग, ये सब इसके अंदर आता है। एक्सपोजर, ड्राफ्ट अप्रूवल, वेरिफिकेशन एंड इशू ऑफ स्टैंडर्ड, ये सब इसके अंदर आता है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा कोड ऑफ इथिक्स अप्लाई टू प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। बोलता कोड ऑफ इथिक्स जो रहता है अप्लाई होता है प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट में, इंटरेस्ट फीड में, मार्केटिंग प्रोफेशन में, सर्विस, गिफ्ट, हॉस्पिटलिटी, कस्टडी, क्लाइंट एसेट्स, ये सब है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मेंटरिंग द पीर सपोर्ट, इथिकल एजुकेशन, पर्सनल इथिक ओरिएंटेड्स आर रेमेडियल्स चेक अनइथिकल प्रैक्टिस से हम लोग के यहाँ पर। आगे लिखा है वाइट ब्लोइंग आर द आइज एंड ईरा ऑफ द पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बार बार पूछता है। तो वाइट ब्लोअर्स क्या होता है, आइज एंड ईरा होता है पब्लिक का, और वाइट ब्लोइंग कैन बी चेक द अनइथिकल बिहेवियर को क्या करता है, चेक करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम के बाद आप आके मुझे बताना कि कितना आपको इससे हेल्प मिला। थैंक यू सो मच।